बाबू जगजीवन राम एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत के अंदर समानता के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया। हिंदू महासभा में बड़ी मुखरता के साथ उन्होंने छुआछूत, जातिवाद को हिंदू समाज के अंदर से खत्म करने की बात रखी। साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ छुए अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे बाबू जगजीवन राम जी के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जो लगभग 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे और एक बार तो एक ऐसी बड़ी पार्टी के साजिश के शिकार हुए, जिस साजिश को वो अपने पास संजो करके रखा था कि जो जगजीवन राम बापू जी के बढ़ते कद को देखते हुए वो उनके कद को गिराने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसे तथ्य को वो काफ़ी पहले से अपने पास संजो कर रखा था और सही समय पे जगजीवन राम बापू के कद को गिराने के लिए देश के सामने उजागर करता है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं बाबू जगजीवन राम जी के पूरे जीवन काल खंड के शुरुआत से उनके बारे में। बाबू जगजीवन राम जी का जन्म सन 1908 5 अप्रैल को भोजपुर के चंदवा ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शोभा राम और माताजी का नाम बसंती देवी था। उनके पिताजी शुरुआती दौर में पेशावर में ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। कुछ वहाँ मतभेद हुआ, कुछ जातिवाद, छुआछूत का कुछ ऐसा वहाँ पे स्थितियाँ बनी कि वो उस मतभेद के कारण नौकरी को छोड़ करके अपने ग्राम चंदवा चले आए। वहाँ आकर के कुछ पैसों से उन्होंने वहाँ ज़मीनें खरीदी और किसानी जीवन प्रारंभ किया और उसी से अपने परिवार का जीवन यापन किया। पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। बापू जगजीवन राम जी अपनी शुरुआती शिक्षा पढ़ाई अपने स्थानीय स्कूल से 1914 से लगभग प्रारंभ कर दी थी। स्कूल में कुछ ऐसी स्थितियां छुआछूत, जातिवाद की सामने आना शुरू हुई उनके, जिसका उन्होंने वहां की स्कूल व्यवस्था प्रधानाध्यापक के सामने इसका पुरजोर विरोध करके उजागर किया। वहाँ 2 मटके रखे जाते थे पानी पीने के लिए, जिसमें एक हिंदू वर्ग के लिए, एक मुसलमान वर्ग के लिए। लेकिन बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज से आते थे। उसमें कुछ जो अग्रणी जात के हिंदू समाज के लोग थे वो घड़े से पानी नहीं पीने देते थे बापू जगजीवन राम जी को या दलित समाज के छात्र को। ऐसे में स्कूल प्रशासन ने वहाँ एक तीसरे घड़े को रखा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नापसंद आया बाबू जगजीवन राम जी को और उन्होंने उस तीसरे घड़े को फोड़ दिया और फिर अगले दिन स्कूल प्रशासन ने घड़ा रखा, फिर उसको तोड़ दिया। अंत में बापू जगजीवन राम जी ने वहाँ के छुआछूत और जो असमानता थी उसको रोका और अपनी शिक्षा दीक्षा वहाँ धीरे धीरे पूरी करने लगे। इधर उनके पिताजी की असामयिक मौत हो गई। अकस्मात मौत की वजह से उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो आर्थिक कुछ स्थितियां संभालने की कोशिश उनके पिताजी कर रहे थे किसानी से, वो अचानक बंद सी हो गई और फिर दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूट पड़ा। इसी बीच बापू जी की माताजी बसंती देवी जी एक चर्च में नन के पास जाती हैं और उनसे आर्थिक सहायता की मांग करती हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और जो बाबू जगजीवन राम जी की पढ़ाई लिखाई के लिए उनसे कुछ सहायता मांगती हैं। और वहाँ पे एक घिनौना सच सामने आता है जो मैं अपने चैनल पे इस चीज़ को, जो धर्मांतरण का एक प्रमुख मुद्दा है देश के अंदर, वहाँ पे सामने आता है। और नन ने, जो चर्च की नन थी, वो पहले एक शर्त रखती है कि ईसाई धर्म अपने परिवार सहित को सामने ला करके अपना लो और फिर मैं जगजीवन राम को लखनऊ पढ़ने के लिए भेज दूंगी और अमेरिका तक मैं उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानियां मैं नहीं आने दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पूरे परिवार को ईसाई धर्म अपनाना होगा। ये ईसाई जो अपने आप को
बड़ी चालाकी से अंग्रेज़ कहलवाना पसंद करते हैं, ईसाई नहीं कहलवाना चाहते हैं अपने को। उस चर्च के नन ने धर्म परिवर्तन का जो प्रस्ताव रखा था वो बाबू जगजीवन राम जी की माता ने ठुकरा दिया। ये एक छोटी सी घटना थी, बहुत कम जगह मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन ये धर्मांतरण का खेल ईसाई इस देश के अंदर कितने सालों से खेलते आ रहे हैं, ये उजागर करता है ऐसे कुछ बिंदु। आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी बाबू जगजीवन राम जी पढ़ाई जारी रखते हैं और फिर वो आरा के अग्रवाल विद्यालय में दाखिला लेते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई के शौक़ जो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते थे, और कुछ गिने चुने विद्यालय ऐसे थे, जैसे वहाँ पे आरा में अग्रवाल विद्यालय हुआ करता था, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम से उन्होंने दाखिला लिया और फिर पढ़ाई शुरू की। वो 1920 का दौर था जब उन्होंने उस विद्यालय में एडमिशन कराया था। फिर धीरे धीरे वहाँ समय बीतता गया और वो पढ़ाई करते गए। फिर एक कार्यक्रम वहाँ होता है मदन मोहन मालवीय जी का, वहाँ उनको कुछ कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करने के लिए भाषण देना था, और उस दौरान बाबू जगजीवन राम जी उनके भाषण से काफ़ी प्रभावित दिखे, और मालवीय जी भी उनके संस्कृत पाठ्यक्रम में उनके भाषा शैली से और संस्कृत की जानकारी से काफ़ी प्रभावित दिखे, और मालवीय जी ने उनको BHU आकर के पढ़ने के लिए बोला। इसका असर जगजीवन राम जी के ऊपर हुआ और उन्होंने अग्रवाल विद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा फर्स्ट क्लास पास करके फिर वो बनारस BHU चले आए। फिर यहाँ से उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन वो छुआछूत और वो जातिवाद यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, और BHU के अंदर मेस के अंदर जो भोजन बनाया जाता था और जो बर्तन साफ़ करने वाले थे वो बाबू जगजीवन राम जी या दलित छात्रों के बर्तन को साफ़ सफाई करने से साफ इनकार कर दिया करते थे, और ये चीज़ बाबू जगजीवन राम जी को बिल्कुल नागवार गुजरता था। ये छुआछूत जातिवाद उनको बिल्कुल नागवार गुजरता था। इसी में वो नाई जो इनके बाल को काटने से भी इनकार कर दिया करता था कि मैं दलित वर्ग के छात्र का बाल नहीं काटूंगा। ऐसी तमाम यातनाएं जातिगत और छुआछूत की बीमारियों से बिल्कुल दुखी थे बाबू जगजीवन राम जी, और वो अपने एक पास के ही 80 घाट में एक केवट के यहाँ फिर वो रहने चले गए थे उस समय, और वहाँ रह करके कुछ समय के लिए वहाँ BHU में पढ़ाइयाँ पूरी की, और उन्होंने इंटरमीडिएट साइंस से करने के बाद ऐसे हालातों में रहना मुनासिब नहीं समझा जहाँ छुआछूत और जातिवाद ज़्यादा पनप रही थी। फिर वहाँ से वो फिर कलकत्ता चले गए और फिर वहाँ से उन्होंने स्नातक की शिक्षा ली, BSc किया। ये सारी चीज़ें 1920 में वो आरा में अग्रवाल विद्यालय गए। 1925 में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में आए थे। फिर वो 1928 के आसपास में कलकत्ता चले गए थे। फिर उन्होंने 1931 तक वहाँ पढ़ाई अपनी पूरी की थी। 1931 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर उनका झुकाव धीरे धीरे राजनीति की तरफ होता चला गया, लेकिन इस बीच में नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बहुत ही तेज़ भूकंप के झटके से वहाँ का पूरा ढांचा बदल सा गया और वहाँ काफ़ी जनहानि, आर्थिक हानि, काफ़ी मौतें हुई थीं, जिसमें सन 1934 में बाबू जगजीवन राम जी वहाँ की सहायता के लिए जी जान से लग गए और भरपूर राहत कार्य पहुंचाने में लग गए थे, और उनके इस कार्य की काफ़ी सराहना भी होती है। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, मनमनाथ गुप्त जी के साथ काफ़ी दिनों तक कार्य किया और अपनी राजनीतिक पकड़ पहचान बनानी शुरू कर दी थी। और कलकत्ता के ही अंदर उन्होंने एक मजदूर संघ की रैली को संबोधित किया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उनकी भाषण को सुना था और काफ़ी वो प्रभावित हुए थे, और उनकी उस भाषण से राजनीतिक महकमों में हलचल सी मच चुकी थी। तब की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1936 में चुनाव होता है, और वो सबसे कम उम्र में ही 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के सदस्य नामांकित कर दिए जाते हैं। फिर 1937 में चुनाव हुए और बाबूजी डिफरेंस क्लॉस लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध
एमएलए चुन लिए गए। फिर अंग्रेज बिहार में अपनी पिट्ठू सरकार बनाने के लिए जगजीवन राम जी को पैसों का, पद का लालच दिया था, मंत्री पद का तक लालच दे दिया था। लेकिन बाबू जगजीवन राम जी अंग्रेज़ों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिए थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज़ों की विफलता के बाद कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। बाबू जगजीवन राम उसमें शामिल हुए और उसमें वो मंत्री भी बने थे। लेकिन अंग्रेज़ों के गैर जिम्मेदाराना रवैया और ताकत का इस्तेमाल और किसी भी सरकार के अंदर हमेशा दखलंदाजी करने की वजह से महात्मा गांधी जी के सलाह पर कांग्रेस की सरकारों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया अंग्रेज़ सरकार को और अपनी सरकारों को भंग कर लिया था उस समय। जगजीवन राम बाबू जी ने इससे पहले 1934 में ही रविदास महासभा का गठन कर लिया था और पूरे कलकत्ता में रविदास जी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने 2 अन्य संस्थानों का भी गठन किया था, जिसमें एक खेतिहर मजदूर सभा था और दूसरा भारतीय दलित वर्ग संघ। ये दोनों संगठन संस्थान जगजीवन राम जी ने गठित किया था। 1935 में ही बाबू जगजीवन राम जी ने डॉक्टर बीरबल की सुपुत्री इंद्राणी देवी जी से विवाह भी किया था और धीरे धीरे उनका राजनीतिक कैरियर, वैवाहिक जीवन फिर आगे बढ़ने लगा था। और वैवाहिक जीवन में लगभग सन 1938 में एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है जिनका नाम सुरेश रखा जाता है। वहीं सन 1945 में फिर उनके घर कन्या जन्म लेती हैं और उनका नाम मीरा कुमारी रखा जाता है। ये एक पुत्र और पुत्री उनके थे। वर्ष 1938 में ही अंडमान कैदियों के मुद्दे पर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सरकार के द्वारा भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल करने से महात्मा गांधी जी के साथ साथ ही जगजीवन राम जी ने काफी विरोध किया था और उस समय की कांग्रेस सरकारों से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। और फिर कुछ समय पश्चात 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका में भी थे और तेजी से प्रचार करने वालों में वो पहले स्थान पर आते थे और वो बमुश्किल 10 दिन ही प्रचार कर पाए थे, अंग्रेजों का विरोध कर पाए थे। तब तक उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अंग्रेज शासन ने ज्यादा समय तक उनको गिरफ्तार नहीं रखा। फिर 1943 में उनको रिहा कर दिया गया। जगजीवन राम बाबू जी जो उस समय बड़े 10-12 नेता हुआ करते थे, उनमें से एक जगजीवन राम बाबू जी का भी कद बन चुका था और एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए अंग्रेज लॉर्ड वावेल ने अगस्त 1946 को उनको अंतरिम सरकार में आने के लिए आमंत्रित भी किया था। और सितंबर 1946 में एक ऐसी घटना घटी जो बाबू जगजीवन राम जी के जीवन काल को खाते खाते लगभग बच गई थी और बाल बाल बच गए थे बाबू जगजीवन राम जी। सितंबर 1946 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें हिस्सा लेकर के जब वो वापस आ रहे थे तो उसी समय उनका विमान इराक के बसरा रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें वो बाल बाल बच गए थे। वैसे तो जगजीवन राम बाबू जी भारत के लिए श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और देश के उप प्रधानमंत्री के पद को पाया और जिस क्षेत्र में भी वो मंत्रालय को लिया उसमें उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की, काफ़ी दक्षता के साथ संचालन किया, सदैव सफलता प्राप्त की और सभी मंत्रालय को कुशलता के साथ आगे बढ़ाया और सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए सभी मंत्रालय के उस परिस्थिति के अनुरूप सही तथ्य को अंजाम दिया था। आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो उसमें वो श्रम मंत्री थे और उनका ये सबसे ज़्यादा प्रिय सब्जेक्ट भी था, श्रम मंत्री बनना और मज़दूरों के लिए काम करना। क्योंकि जब वो कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका सामना वहाँ की कंपनियों के अंदर काम कर रहे मज़दूरों की दरुण स्थिति का सामना करते हुए देखा था, जिसकी वजह से उनके हृदय में मज़दूरों के लिए काम करने की प्रेरणा तभी से जागृत हो चुकी थी। उन्होंने देश की विशिष्ट कानूनी प्रावधान के लिए और देश की श्रम नीति के लिए मूल आधार रखा और इसके लिए विशेष कार्य उन्होंने किए थे। उन्होंने श्रम मंत्री रहते हुए ही ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था, जिसमें वो
मज़दूरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बन सके और एक एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सब बनाया था, जिसमें मज़दूरों के लिए उनकी जान माल से होने वाली उनकी क्षति के लिए, उनके परिवार के लिए कई योजनाएं शामिल थीं, जिनके उनके परिवार के जीवन यापन के लिए और मज़दूरों को आगे चल के उत्थान हो, उनके परिवार का उत्थान हो, ऐसे एक्ट उन्होंने प्रभावी रूप से बनवाए। 1952 में नेहरू जी के ही नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसमें वो फिर संचार मंत्री बनाए गए और संचार मंत्रालय के साथ साथ विमान का विभाग उनके पास था। निजी विमान कंपनियों के उत्थान के लिए और उसके राष्ट्रीयकरण के लिए और गांव में डाकखानों का नेटवर्क विकसित करने के लिए, ये सारी चीज़ें बाबू जगजीवन राम जी ने काफ़ी तेज़ी से देश के अंदर बढ़ावा दिया इसका। और साथ साथ नेहरू जी के ही कार्यकाल में कुछ आगे चल के उनको रेल मंत्री भी बनाया था और रेलवे के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण के लिए कई ऐसे बुनियाद उन्होंने डाली और रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करवाईं। इन्हीं के प्रयास से रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग बन पाया। 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के कारण भारत के अंदर काफ़ी आर्थिक परेशानियां, गरीबी और भूखमरी की हालात पैदा हो गए थे और इसी वजह से अमेरिका के PL 480 के अंतर्गत सहायता मिलने वाले गेहूं, ज्वार मुख्य साधन जो थे, ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने डॉक्टर नमन बोरलॉग से सहायता ली और भारत के अंदर हरित क्रांति का सूत्रपात किया, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और इसके तहत किसानों को अच्छे औजार, अच्छी सिंचाई सुविधाएं, पानी और अच्छी क्वालिटी के बीज उन्हें मिल पाए। इसके लिए इस हरित क्रांति योजना के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया और जिसका असर 2 से 3 साल के बीच में देखने को मिलने लगा और भारत के हालात किसानों ने बदल दिए इस हरित क्रांति योजना के तहत और भारत धीरे धीरे फूड सरप्लस जैसे माहौल में ढलता गया और भारत तेज़ी से फूड उत्पादन करने वाला देश बनता गया। रक्षा मंत्री के रूप में भी 1962-1965 की लड़ाई के बाद भूख की समस्या को उन्होंने समझा था और साथ में ही 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के पहले भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में बाबूजी ने जिस तरह से सेनाओं को राजनीतिक सहयोग दिया, सैन्य इतिहास में एक उदाहरण होता है। कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं के इंदिरा गांधी के साथ छोड़ देने के बावजूद जगजीवन राम जी हमेशा उनके साथ बने रहे। 1971 में बाबू जगजीवन राम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और 1970 से 1974 तक वो देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। लेकिन फिर वो कार्यकाल आता है, एक वो आपातकाल का दौर, आपातकाल का वर्ष, लेकिन आपातकाल की स्थितियों से वो इतने खिन्न हुए कि वो कांग्रेस से अलग हो गए और फिर वो जनता दल से जुड़ गए थे और फिर 1977 के चुनाव में कांग्रेस की जब हार हुई थी तो फिर वहाँ बाबू जगजीवन राम जी के प्रधानमंत्री बनने का लगभग रास्ता साफ था। लेकिन फिर वहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी और मोरारजी बापू के करीबी संबंध होने की वजह से वहाँ पे जयप्रकाश जी ने मोरारजी बापू को सपोर्ट किया था और वो PM भी बने। लेकिन जगजीवन राम बाबू जी इतने खफा थे, उन्होंने उनके शपथ ग्रहण समारोह में न जाना ही मुनासिब समझा और वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए भी नहीं। लेकिन फिर जयप्रकाश नारायण जी के काफ़ी समझाने पर फिर वो उप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए थे और उप प्रधानमंत्री वो 1979 तक
रहे, लेकिन उन्होंने इस बीच में इंदिरा गांधी से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय इनको अपने साथ नहीं लिया था और कहीं न कहीं उनके मन में ये भावना थी कि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी का कद राजनीति में उस समय काफ़ी ऊपर हो चला था और फिर से अगर वो कांग्रेस में जाते तो उनका कद कहीं न कहीं और बड़ा होता और ये दिखता कि इंदिरा गांधी ने अपने आप को जगजीवन राम जी के आगे झुका दिया और उनको अपने साथ फिर से चुनाव जीतने के लिए ले आई। और कहीं न कहीं इंदिरा गांधी के मन में एक बात और चल रही थी, जिसका मैं जिक्र अब करने जा रहा हूँ। जगजीवन राम जी के बेटे की जो एक सेक्स स्कैंडल देश के सामने आनी बाकी रह गई थी, जिसको छुपा करके रखा गया था, जो पहले से ही कहीं न कहीं इंदिरा गांधी, संजय गांधी सबको ये चीज़ें पता थी, लेकिन इसको प्रेस में जारी करने का आदेश को रोके रखा गया था। और उस समय सूर्या प्रेस की न्यूज़ एडिटर मेनका गांधी को रोके रखा था और इस सारे न्यूड पेपर को, जो न्यूड फ़ोटो थे सुरेश के और उनकी प्रेमिका सुषमा के, ये दोनों न्यूड फ़ोटो उन्होंने अपने पास रखे थे और सही समय पे जगजीवन राम जी को समाज के अंदर, देश के अंदर बदनाम करने के लिए, उनका राजनीतिक करियर ख़त्म करने के लिए मौके का इंतज़ार कर रहे थे ये कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। और इसी क्रम में 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया गया और सरकार गिरने के बाद फिर उसके बाद एक बार फिर जगजीवन राम जी और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई और इसमें इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह जी का साथ दिया और फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर 1980 में बहुत ही चतुराई से सरकार चौधरी चरण सिंह जी की गिराने के बाद फिर देश में आम चुनाव की स्थिति ला दिया गया और जिसमें जनता दल की तरफ से बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री पद के लिए दिखाया गया और उधर से फिर कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच में जो जगजीवन राम बाबू जी का एक छवि था वो धूमिल हो रहा था। जो उनके बेटे सुरेश का जो न्यूड फ़ोटो सुषमा के साथ चोरी से रखा गया था और जिसको एक सही समय के इंतज़ार में कांग्रेस उस समय था, वो न्यूड फ़ोटो एक साजिश के तहत जो रखा गया था, फिर उसको मेनका गांधी के पत्रिका सूर्या, जिनकी ऑनर वो थी, उस पत्रिका में फिर इसको छाप दिया जाता है और जिससे पूरे देश में जगजीवन राम जी की और उनके परिवार की छवि बिल्कुल धूल धूसरित हो जाती है और फिर उनका राजनीतिक करियर लगभग ख़त्म सा हो जाता है। और उस 1980 के चुनाव में इसका नतीजा ये होता है कि इंदिरा गांधी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में जीत करके आती हैं और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाती हैं। फिर उसके बाद जगजीवन राम जी का कैरियर राजनीतिक लगभग धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। वो एक रिकॉर्ड बनाते चले गए। 1936 से 1986 तक वो लगातार संसद के सदस्य बने रहे, लगातार 30 साल तक वो सांसद भी रहे, लेकिन बेटे के इस करतूत ने उनके राजनीतिक कैरियर पर विराम लगा दिया और फिर 21 मई 1985 उनके बेटे सुरेश कुमार का निधन हो गया और इसके बाद उनका परिवार बिल्कुल टूट गया, क्योंकि राजनीतिक कैरियर तो 1978 से ही धूमिल हो चुका था और जो एक परिवार और फिर परिवार में बड़े बेटे की मौत पूरे परिवार को तोड़ दी और जगजीवन राम बाबू फिर काफ़ी निराश हो चुके थे और फिर वो रोग ग्रसित भी हो गए थे और काफ़ी टूट से गए थे। हालांकि वो 1984 का चुनाव जीता था। बेटे की मौत के बाद काफ़ी तेज़ी से उनका स्वास्थ्य गिरता गया और फिर 6 जुलाई
1986 को उनका निधन हो गया। बापूजी एक ऐसे शख्स थे जो संविधान बनाने में भी उनका प्रमुख योगदान रहा था और दलित वर्ग को वोट देने के अधिकार के लिए भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। कई ऐसे कार्य समाज के लिए बापू ने किए जो असाधारण थे, अकल्पनीय थे। दलितों के मसीहा, देश के लिए हरित क्रांति, रेलवे के लिए उनका योगदान और एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करना, श्रमिकों के लिए किया गया उनका योगदान, ये सारे चीज़ें जो उन्होंने भारत के निचले दबे कुचले दलितों के लिए और देश के उत्थान के लिए जितने भी कार्य उन्होंने किए, ये इतिहास भले बन चुके हों, लेकिन भारत की विकास के जो प्रारंभिक दौर थे आज़ादी के बाद, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। बाबू जगजीवन राम जी सदैव भारत के दिल में धड़कते रहेंगे। ऐसे नेता, ऐसे प्रतिभावान मानव धरा पे बहुत कम ही आते हैं। देश के नायक, दलितों के मसीहा, भारत के उत्थान में सर्वोच्च योगदान अपना देने वाले बाबू जगजीवन राम जी के लिए नमन है ऐसे महापुरुष को। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।